गुड मॉर्निंग। जूलॉजी की इस ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि हम जूलॉजी में ऑनलाइन क्लासेस के अंदर फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन हम पढ़ रहे हैं और इसी कड़ी में हमारी इससे पहले की ऑनलाइन क्लास में भी आंत्र में पाचन कैसे होता है उसे हमने पढ़ा है। उसी कड़ी में आज एक बार फिर से डाइजेशन इन इंटेस्टाइन पार्ट 2 हम ऑनलाइन लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने अब तक ये पढ़ लिया है कि भोजन ग्रहण करने के बाद में जो भोजन है उसका कुछ मात्रा में बक्कल कैविटी में डाइजेशन होता है और उसके बाद में भोजन है वो फेरिंक्स इसोफेगस से होता है स्टोमक में पहुंचता है। स्टोमक में जठरस के द्वारा उसका पाचन होता है और उसके बाद में जो आंशिक रूप से पाचित भोजन है वो स्टोमक से आगे जाता है और स्टोमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन है वो प्रारंभ हो जाती है। जैसा कि चित्र में यहाँ पर ये दिखाया हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत्र। और हमने इससे पहले की ऑनलाइन क्लास में यही पढ़ा था कि छोटी आंत्र में यहाँ पर बाइल है, जूस है वो यहाँ आता है और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस यहाँ पहुंचता है। तो इस छोटी आंत्र में पित्तरस और अग्नाशय रस के द्वारा भोजन का और आगे पाचन है वो जारी रहता है। उसके बाद में भोजन है वो छोटी आंत्र से आगे है वो खिसकता है। लेकिन एक बार हम यहाँ इंटेस्टाइन में भी हम पाचन को हम पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही भोजन स्टोमक से यहाँ आता है वैसे ही भोजन में प्रोटीन होने के कारण उसमें बाइल जूस आकर मिलता है और बाइल जूस में कुछ बाइल साल्ट होते हैं जो कि भोजन में उपस्थित फैट का इमल्सिफिकेशन करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस पहुंचता है जिसमें ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, लाइपेज है, माइलेज है, ऐसे एंजाइम होते हैं जो भोजन के तीनों घटकों का पाचन करते हैं। इस चित्र में आप देखिए यहाँ गॉल ब्लैडर है, लीवर है और इधर पेनक्रियाज है। यहाँ इनके दोनों के द्वारा ही डाइजेस्टिव जूस पहुंचता है और भोजन फिर यहाँ से आगे खिसकता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ इसमें आपको दिखाया गया है। तो इंटेस्टाइन को हम मुख्यतः क्या है कि दो भागों में बांटते हैं। जो आंत्र है उसको हम दो भागों में बांटेंगे। एक तो है स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत्र और एक है लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत्र जिसमें कि कोलन है, इस तरह के भाग होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का शुरुआत का जो भाग होता है उसको हम डुओडेनम या ग्रेनी बोलेंगे। मध्य का जो भाग है उसको हम जेजुनम बोलेंगे और जो अंतिम भाग है स्मॉल इंटेस्टाइन को उसको इलियम बोलेंगे। इस तरह से छोटी आंत्र के तीन भाग होते हैं। तो भोजन जब स्टोमक से अमाशय से आंत्र में पहुंचता है, छोटी आंत्र वाले भाग में भोजन का अधिकांशतः पाचन हो जाता है। बड़ी आंत्र में भोजन का पाचन लगभग न के बराबर होता है क्योंकि छोटी आंत्र तक भोजन है वो लगभग यहाँ डाइजेस्ट हो जाता है। तो छोटी आंत्र में मैंने भी बताया कि बाइल जूस आता है, पेनक्रियाटिक जूस आता है। इसके अलावा छोटी आंत्र में आंतरिक रस भी निकलता है। यहाँ एक बार फिर से देखिए ये स्टोमक है, स्टोमक के बाद में यहाँ से इंटेस्टाइन है वो प्रारंभ हो जाती है। ये है वो छोटी आंत्र है। इसमें यहाँ तक का जो भाग है यानी आंत्र का शुरुआत का भाग है वो डुओडेनम है। उसके बाद में छोटी आंत्र का बीच का जो भाग है वो जेजुनम है और इस आंत्र का अंतिम जो भाग है वो इलियम कहलाता है। इसके बाद में बड़ी आंत्र है वो स्टार्ट हो जाती है। छोटी आंत्र में ही कुछ ग्रंथियां पाई जाती है या छोटी आंत्र का जो भीतर का भाग होता है उसमें बिलाई होते हैं, अनेक प्रकार के बिलाई होते हैं। उनके बीच में वहीं पर पुर्णर ग्रंथियां होती है, क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन है, गोबलेट सेल्स है, अन्य प्रकार की कोशिकाएं होती है जिसके कारण आंत्र में एक डाइजेस्टिव जूस निकलता है। उसे हम आंत्रीय रस भी कह सकते हैं और उसे हम सक्कस एटेरिकस भी हम उसे कहेंगे। यानी जो इंटेस्टाइन है उसमें बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस, इनके अतिरिक्त यहाँ पर तीसरा जो पाचक रस निकलता है उसे हम आंतरीय रस या सक्कस एंटेरिकस कहेंगे जो आंत्र की इन ग्रंथियों से स्रावित होता है। उसे हम सक्कस एंटेरिकस
या आंतरिक रस उसे हम कहेंगे। यहाँ इस चित्र में देखिए आप, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें भीतर की ओर इस प्रकार के फिंगर लाइक उसमें उभार होते हैं, जिन्हें हम विलाई, उन्हें हम विलाई कह सकते हैं। ये विलाई है। इस चित्र में एक बार फिर से देखिए विलाई, यानी यहाँ देखिए आप, ये देखो यहाँ विलाई वगैरह यहाँ दिखाए हुए हैं, और इन विलाई के बीच बीच में आंतरिक या इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती है, जैसे यहाँ दिखा रखा है। इस चित्र में आप और स्पष्ट देखने का प्रयास करें कि जो विलाई है, जैसे कि ये एक विलाई है, और इस ऐसे ही विलाई है वो आगे होगा। तो अंत्र की भीतर की जो सरफेस है उसमें अनेक फिंगर लाइक उभार होते हैं, जिन्हें हम विलाई कहेंगे। और इन विलाई के बीच में क्रिप्स, इसको हम क्रिप्स बोलेंगे। यहाँ पर आंतरिक ग्रंथियां होती है, या इसे हम क्रिप्स ऑफ लिबर कुहन या लिबर कुहन की दरारें भी हम इन्हें कहेंगे। और यहाँ इन सेल्स के बीच बीच में देखिए, जैसे यहाँ पर ये इस चित्र के द्वारा गोबलेट सेल्स को दिखाया गया है। ये जो कोशिकाएं होती है, इनसे म्यूकस है, एंजाइम है, इस तरह से अनेक प्रकार के पदार्थों का जो मिश्रण है वो स्रावित होता है, जिसे हम सक्कस एंटेरिकस या आंतरिक रस में से कहेंगे, जिसमें कि एंजाइम होते हैं जो कि भोजन का पाचन है उसको पूर्ण करेंगे। यहाँ इसमें फिर से देखिए एक बार आप, ये एक विलाई को यहाँ दिखाया गया है। ये विलाई है, यानी जो विलाई होते हैं, विलाई के बीच में, यानी आंतरिक जो विलाई होती है उनके बीच में क्रिप्स ऑफ लिबर कुहन पाया जाता है। और यहाँ पर दो तीन प्रकार की कोशिकाएं होती है, जैसे कि यहाँ लिखा है गोबलेट सेल्स होती है जो कि म्यूकस का स्राव करती है। इसी प्रकार एंटेरोसाइट्स होती है, और वो भी पानी की मात्रा है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, या विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स है, इस तरह के पदार्थों का एक मिश्रण है, उसका स्राव होता है, जिससे कि हम कहेंगे कि अंतर में उपस्थित आंतरिक ग्रंथियों से स्रावित होने वाले स्राव को इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस कहा जाता है। यानी छोटी आंत्र में जो ग्रंथियां हैं उनसे सक्कस एंटेरिकस निकलेगा, जिसमें अनेक प्रकार के साल्ट्स या लवण होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, श्लेष्मा भी होता है, प्रोटीन है, लिपिड है, स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट्स है, इनको पचाने वाले विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स भी होते हैं। और इस सक्कस एंटेरिकस, या हम कहें कि आंतरिक रस का जो मुख्य काम है वो भोजन का लुब्रिकेशन करना भी है। इसके साथ साथ उसमें अनेक एंजाइम है जो कि भोजन का पाचन करते हैं। यानी तो सक्कस एंटेरिकस होता है, उसमें एंजाइम्स हैं, और मुख्य रूप से जो एंजाइम्स होते हैं जैसे सुक्रेज है, माल्टेज है, लेक्टेज है, इस तरह के वहां पर एंजाइम्स होते हैं। इसमें एरेप्शन भी एक एंजाइम का ग्रुप है, उसमें भी अनेक एंजाइम होते हैं। लाइपेज होता है जो कि लिपिड को पचाने का काम करता है, लेक्टेज होता है जो लैक्टोज है, ऐसे इन्वर्टेज है, एंटेरोकाइनेज होता है जो कि पेनक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाले ट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिनोजन है, उनको एक्टिव करता है। डाइपेप्टिडेज है जो कि डाइपेप्टाइड पे क्रिया करता है। इसी प्रकार न्यूक्लियोसाइडेज है जो कि न्यूक्लियोसाइड पर क्रिया करता है। माल्टेज है वो माल्टोज पे क्रिया करता है। और म्यूकस होता है, यानी भोजन है वो, कुछ तो भोजन का पाचन बक्कल कैविटी में हुआ, उसके बाद में इसोफेगस से भोजन है वो स्टोमक में पहुंचा, वो गैस्ट्रिक जूस निकला, और स्टोमक के बाद में भोजन है वो छोटी आंत्र में पहुंचा। छोटी आंत्र में पितरस का स्राव हुआ, उसके बाद में वहां पर अग्नाशय रस पहुंचा, उसके बाद में वहां आंत्र की ग्रंथियों से वहां आंतरिक रस या सक्कस एंटेरिकस पहुंचता है, जो भोजन के पाचन को पूर्ण करता है। इंटेस्टाइनल जूस या आंतरिक रस यानी सक्कस एंटेरिकस हम जिसे कहते हैं, उसमें जैसे माल्टेज है, लेक्टेज है, सुक्रेज है, एरेप्शन है, लाइपेज है, इस तरह के एंजाइम होते हैं जो कि भोजन में माल्टोज है, लेक्टोज है, सुक्रोज है, या जो प्रोटीन है, लिपिड है, उसका वो पाचन करते हैं और उन्हें सिंपल कंपाउंड में या उन्हें सरल पदार्थों में उनको कन्वर्ट करते हैं। एक बार इस चित्र के द्वारा आप देखिए, जैसे जो सक्कस एंटेरिकस है उसमें माल्टेज होता है,
वो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। यानी माल्टोज जो कि डाइसेकेराइड्स होता है उसको वो मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट कर देता है। यानी भोजन डाइसेकेराइड से मोनोसेकेराइड्स यानी जटिल से सरल में कन्वर्ट होता है। इसे ही हम क्या कहेंगे, इसे ही भोजन का पाचन कहेंगे। इसी प्रकार सक्कस एंटेरिकस में सुक्रेज होता है जो कि सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। इसी प्रकार उसमें लैक्टेज भी होता है, यानी सक्कस एंटेरिकस में लैक्टेज होता है जो कि लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। इसी प्रकार उसमें पेप्टिडेज होता है जो कि डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड यानी डाइपेप्टाइड यानी जिसमें 2 एमिनो एसिड आपस में जुड़े हुए हों। इसी प्रकार ट्राइपेप्टाइड यानी जिसमें 3 एमिनो एसिड आपस में जुड़े हुए हों, उनके ऊपर पेप्टिडेज नामक एंजाइम है वो क्रिया करेगा जिससे कि उनको एमिनो एसिड में तोड़ देगा। यानी जो प्रोटीन है, प्रोटीन के जो पॉलीपेप्टाइड हैं या कहें डाई है या कहें ट्राइपेप्टाइड है, इनको पेप्टिडेज है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। यानी भोजन है वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स मटेरियल से सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट होता है, जटिल से सरल में कन्वर्ट हो रहा है। यही भोजन का पाचन होता है, पाचन की यही डेफिनेशन होती है। इसी प्रकार इसके अंदर यानी सक्कस एंटेरिकस में न्यूक्लियोटाइडेज होता है जो न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इसी प्रकार उसमें न्यूक्लियोसाइडेज भी होता है जो कि न्यूक्लियोसाइड को शुगर और नाइट्रोजन बेस में कन्वर्ट कर देता है। इसमें लाइपेज भी होता है जो कि शेष जो लिपिड है, शेष जो लिपिड है जिसका पाचन नहीं हुआ है उसके ऊपर लाइपेज क्रिया करता है और उस जो लिपिड को वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। यानी जो सक्कस एंटेरिकस है उसमें माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, पेप्टिडेज, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, लाइपेज इस तरह के ये एंजाइम होते हैं जो कि भोजन के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, लिपिड है, उसको और सरल रूप में या सिंपल रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी छोटी आंत्र के अंदर जैसे कि बाइल और जब पेनक्रियाटिक जूस निकलता है वहां पर पहले तो फैट है उसका एमल्सिफिकेशन होता है, उसके बाद में पेनक्रियाटिक जूस में जो ट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिनोजन है, उससे प्रोटीन है वो सिंपल रूप में कन्वर्ट होती है और जो उसमें एमाइलेज है उसके द्वारा जो है स्टार्च है वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहाँ कुछ तो जो पाचन है वो पेनक्रियाटिक जूस के द्वारा हो गया है। उसके बाद में जो सक्कस एंटेरिकस है उसमें माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, डाइपेप्टिडेज, न्यूक्लियोटाइडेज या न्यूक्लियोसाइडेज, लाइपेज इस तरह के जो एंजाइम होते हैं वो भोजन के बाकी जो भोजन का जो बाकी अपचित भाग है उसका भी पाचन है वो कर देते हैं। इसके बाद में छोटी आंत्र से भोजन थोड़ा आगे खिसकता है और वहाँ बड़ी आंत्र में जब भोजन पहुंचता है, यहाँ इस चित्र में बड़ी आंत्र को दिखाया गया है। बड़ी आंत्र में क्या होता है कि कुछ बैक्टीरियल डाइजेशन हो सकता है और वहाँ पर अधिक है वो पानी वगैरह इनका अवशोषण की क्रिया है वो ज्यादा होती है। छोटी आंत्र तक भोजन जब पहुंचता है उसका अधिकांश तक पाचन है वो हो जाता है और भोजन का अवशोषण भी अधिकांश है छोटी आंत्र में ही होता है। चित्र में आप देखिए बड़ी आंत्र शरीर में जहाँ लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसकी लोकेशन को यहाँ दिखाया गया है। ये भाग है वो शिक्टम कहलाता है, यहाँ ये भाग है वो कोलन कहलाता है। लास्ट में आगे फिर रेक्टम है वो प्रारंभ हो जाता है और जो अपचित भोजन है यानी छोटी आंत्र के बाद में बड़ी आंत्र में भोजन जो खिसकता है आगे और जिस भोजन का यहाँ पाचन नहीं होता है, जो अपचित भोजन होता है वो छोटी आंत्र से आगे जब खिसकता है वो सिक्कम है, कोलन है, इससे होता हुआ और लास्ट में रेक्टम या मलाशय में पहुंचता है और वहां से एनएस के द्वारा शरीर से उत्सर्जित कर दिया जाता है। इस चित्र में फिर देखिए आप बड़ी अंतर को यहाँ दिखाया गया है। तो इस तरह से एक बार फिर हम यदि हम जो डाइजेशन के अंदर मुख्य मुख्य जो एंजाइम होते हैं उनको यदि हम एक बार फिर देखने का प्रयास करें, जैसा कि बक्कल कैविटी या माउथ कैविटी होती है उसमें सलाइवरी ग्लैंड से एमाइलेज निकलता है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को यानी स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। उसके बाद जब भोजन है माउथ से स्टोमक में जब पहुंचता है तो वहाँ पेप्सिन है, रेनिन है, इस तरह के एंजाइम वहाँ स्रावित होते हैं जठररस में जो कि प्रोटीन का पाचन करते हैं। उसके बाद में भोजन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी आंत्र में पहुंचता है और वहाँ पर पेनक्रियाज से
जैसे लाइपेज है, एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, इस तरह के वहाँ एंजाइम निकलते हैं जो कि फैट, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, इनका पाचन वहाँ करते हैं। इस तरह से बक्कल कैविटी में भोजन का पाचन हुआ, स्टोमक में भी भोजन का पाचन हुआ और छोटी आंत्र में भी भोजन के तीनों घटकों का पाचन हुआ। इसके बाद में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहीं पर सक्कस एंटेरिकस भी निकलता है जो कि शेष बचे हुए अपचित भोजन को माल्टेज, सुक्रेज, पेप्टिडेज, लैक्टेज ऐसे एंजाइमों को सहायता से उसका पाचन है वो पूर्ण कर देता है। इस चित्र में भी जो हमारी पूरी जो आहार नाल होती है उसमें अलग अलग जगहों पर स्रावित होने वाले एंजाइम्स और उनकी क्रियाओं को यहाँ दिखाया गया है कि बक्कल कैविटी में सलाइवरी एमाइलेज निकलता है, स्टोमक में पेप्सिन और रेनिन भी स्रावित होता है और छोटी आंत्र में जो पेनक्रियाज है उससे लाइपेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज वहाँ छोटी आंत्र में पहुंचता है और बाइल भी वहाँ पहुंचता है। शक्कर एंटेरिकस में पेप्टिडेज, लैक्टेज, सुक्रेज, माल्टेज भी वहाँ छोटे आंत्र में पहुंचता है और भोजन का वो पाचन करता है। इस तरह से आहार नाल में माउथ या कहीं बक्कल कैविटी से छोटी आंत्र तक पहुंचते पहुंचते भोजन का लगभग पाचन है वो हो जाता है। शेष अपचित भोजन है वो शरीर से उत्सर्जित कर दिया जाता है और इस पाचन की पूरी प्रक्रिया में जो पाचन के अंतिम उत्पाद होते हैं या हम कहें एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, ये जो पदार्थ हैं यानी प्रोटीन है वो एमिनो अम्ल में बदल जाती है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो सिंपल शुगर में यानी मोनोसैकेराइड्स मुख्यतः ग्लूकोज में बदल जाती है और लिपिड जो होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाती है। ये भोजन के अंतिम उत्पाद होते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसैकेराइड्स में, यानी हम इसको कहें कि भोजन के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, जो बड़े अणु हैं, उनका पाचन होने के बाद में जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में बदलते हैं, तो इनको हम कहेंगे एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, यानी पाचन के ये अंतिम उत्पाद होते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट्स है वो सारा पहले स्टार्च से माल्टोज में, माल्टोज से ग्लूकोज में, यानी पॉलीसेकेराइड से डाइसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड से मोनोसेकेराइड्स, यानी भोजन जो है वो पॉली, डाई और मोनोसेकेराइड्स यानी कॉम्प्लेक्स से सिंपल रूप में बदलता है। यही पाचन की परिभाषा होती है। प्रोटीन है वो एमिनो एसिड में बदल जाता है और जो फैट है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाता है, यानी जो लार्ज फैटी जो ग्लोब्यूल्स होती है उसके ऊपर बाइल है वो क्रिया करता है, बाइल साल्ट क्रिया करते हैं, उसको छोटी छोटी या स्मॉल ड्रॉपलेट में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको कि हम इमल्सिफिकेशन कहेंगे। ये तो हो गया वसा का पायसीकरण। उसके बाद में जो स्मॉल ड्रॉपलेट यानी जो फैट की स्मॉल ड्रॉपलेट होती है, छोटी जो बूंदें होती है, उनके ऊपर लाइपेज एंजाइम क्रिया करता है तो उन्हें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से भोजन के जो तीनों घटक होते हैं, भोजन के जो तीनों घटक हैं यानी कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में बदलता है, प्रोटीन एमिनो एसिड में बदलती है, जो फैट है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। इस तरह से हमारे आज की इस ऑनलाइन क्लास में अब जो डाइजेशन की जो पूरी प्रक्रिया है वो संपन्न हो जाती है कि भोजन ग्रहण करने के बाद में आहार नाल में बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनएस, यानी इस पूरी आहार नाल में से जब भोजन गुजरता है, जिस भोजन को हमने ग्रहण किया है, इस पूरी आहार नाल में गुजरने के दौरान उस भोजन का अलग अलग अंगों में उसका पाचन हो जाता है और मुख्यतः भोजन का जो पाचन है वो बक्कल कैविटी में भी होता है, स्टोमक में होता है और छोटी आंत में। इस ऑनलाइन क्लास के द्वारा हमने ये समझने का प्रयास किया कि हमारे आहार नाल में जो डाइजेशन की फिजियोलॉजी है, पाचन की क्रिया है, वो कैसे संपन्न होती है। थैंक्स।